तो इसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब इंडस्ट्रियल रीजन से पहले हमारे कुछ टॉपिक रह गए, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज को खड़ी करने के लिए, तो वो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं उसको समझा देती हूँ। तो फर्स्ट हमें जरूरत पड़ती है वाटर की। अगर वाटर नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे खड़ी करेंगे। हर कोई भी जो काम है उसको करने के लिए वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वाटर की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। किसी भी सामान को यहाँ से ले जाना है, तब भी किसी भी रॉ मटेरियल को ले जाना है, तब तो ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो और इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, उसको पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। और पैसों की ज़रूरत होगी। किसकी? पैसों की। पैसों के बिना हम इंडस्ट्री कहाँ से खड़ी करेंगे। मार्केट की ज़रूरत होगी। अगर हमने कोई भी सामान बना लिया और अगर पास में मार्केट नहीं होगा तब हमें दूर जाना पड़ेगा, तब क्या होगा, तब हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मार्केट भी पास में होना चाहिए, वरना इंडस्ट्री कहाँ से खड़ी करेंगे हम। मार्केट भी पास में होना चाहिए। लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर लैंड नहीं होगी तो हम हवा में थोड़ी इंडस्ट्री को खड़ी करेंगे, तो लैंड की भी ज़रूरत होगी। और हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तब इंडस्ट्री खड़ी करने का क्या फ़ायदा। रॉ मटेरियल होगा तभी तो हम कोई प्रोडक्ट बना पाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की भी ज़रूरत होगी। बिजली से क्या होगा, बिजली से हमारी मशीन्स कैसे चलेगी। और लेबर की ज़रूरत होगी, मजदूरों की। तो मजदूर अगर दूर दूर से आएंगे तब बेचारों मजदूरों को धूप में आना पड़ेगा और वो चल के आएंगे, तो क्या होगा, उनको आने में टाइम लगेगा। तो इंडस्ट्री हमारी कुछ देरी चलेगी। तो हमें मजदूर भी पास में चाहिए और कुछ ज़्यादा मजदूर चाहिए। तो और क्या होगा, और हमें पावर की, बिजली की और कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होगी। तो हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी इंडस्ट्री को खड़ी करने के लिए। तो मैंने आपको फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। अब अगर इंडस्ट्री, मान लो ये कोई एरिया है और हमने यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री एक है, मान लो एक यहाँ पे इंडस्ट्री है। अब यहाँ के कुछ लोग चाहते हैं कि हम भी इंडस्ट्री खड़ी करें, हमारे पास भी इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। कुछ फैसिलिटीज, मान लो यहाँ पे अच्छी रेलवे लाइन नहीं है। अगर उनमें से एक फैक्टर नहीं होगा तब तो उनमें से क्या हो सकता है, वो कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मजदूर पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तब भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा दूर है तब भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उनमें से 2-3 फैक्टर्स नहीं होंगे तब हमारी इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगी। तो मान लो यहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे भी इंडस्ट्री लगे, तो गवर्नमेंट इनको पैसे देगी। रेलवे लाइन नहीं है तो रेलवे लाइन बनाएगी। इनके पास पैसे कम है तो इनको पैसे देगी, इनसे टैक्स कम लेगी, तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी। और अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा टाउन और सिटीज़ का ग्रोथ होगा, उतनी ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट होगी। तो ये था फैक्टर्स पूरा, हमने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पूरी पढ़ ली। तो अब आता है इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्री के लिए हमें कौन कौन सी जगह, कहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है। When in any region a number of industries locate close to each other to share the benefits of their closeness. इंडस्ट्रीज को, कोई भी इंडस्ट्रीज है, मान लो ये कोई एरिया है और यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं एक ही जगह पे। एक जने को देख के किसी और ने इंडस्ट्री लगा ली, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो वो एरिया क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल रीजन्स कहलाएगा। जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी होगी वो एरिया इंडस्ट्रियल रीजन्स कहलाएगा। और इंडस्ट्रियल लोकेट टू क्लोज टू ईच अदर टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, वो एक दूसरे के
प्रॉफिट्स होगा उसको शेयर कर पाएंगे। मान लो यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री होती और यहाँ पे अच्छे मजदूर नहीं मिल पाते या फिर अच्छी रेलवे लाइन नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती, यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री तो है, इससे हमें थोड़े ही पैसे मिलेंगे, टैक्स कम आएगा, तो यहाँ पे रेलवे लाइन कौन लाएगा, चलो छोड़ो। लेकिन अगर यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज होगी तो गवर्नमेंट सोचेगी यहाँ से प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और टैक्स के लिए हमें पैसे भी खूब मिलेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे इन सबको क्या करेगी, रेलवे लाइन देगी, और अगर रेलवे लाइन देगी तो इन सभी इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट होगा। तो ये जितना भी है वो कहलाता है इंडस्ट्रियल रीजन्स। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो कौन कौन से हैं, तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, मान लो ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, इसमें ईस्ट साइड में डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, ऊपर होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब क्या होती है डायरेक्शन। ईस्ट साइड में ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, इस साइड में यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा इंडस्ट्रीज है, और वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यूरोप यहाँ पे है, तो वेस्टर्न, वेस्ट किधर है, इधर वेस्ट है, एंड सेंट्रल, सेंट्रल मतलब बीच में, यहाँ पे यूरोप में वेस्ट साइड में और बीच में यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, और वेस्ट ईस्टर्न यूरोप, ईस्ट साइड के ये यूरोप है और इसके ईस्ट साइड में यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज है, और ईस्टर्न एशिया, यूरोप के पास में एशिया, इसमें ईस्ट साइड में यहाँ पे है इंडस्ट्रीज, ये है इंडस्ट्रियल रीजन। अब इंडस्ट्रीज के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, मतलब इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज ऐसे तो है नहीं कि हमने बर्फ वाले इलाके में जाके इंडस्ट्री खड़ी कर दी, वहां पे हम इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते, हम टेम्परेट एरियाज, टेम्परेट एरियाज कौन से होते हैं, ये इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, तो ये तो है ट्रॉपिकल एरिया, ये इतना इतना तो, और ये जो भी एरिया है ये क्या है, टेम्परेट एरियाज। तो कौन सा एरिया टेम्परेट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच वाला एरिया, ये वाला है पूरा टेम्परेट एरिया। एंड स्पेशली नियर कोल्ड फील्ड्स, जहाँ पे यहाँ पे कोल आएगा, कोल फील्ड्स, कोल फील्ड्स, अब इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो जहाँ पे कोल फील्ड्स होंगे इनको किसी भी हीट की, किसी भी पावर की जरूरत पड़ती है, तो वो कोल से क्या करेंगे, थर्मल पावर से एनर्जी ले लेंगे, या फिर अगर कोई डैम्स होगी तो उनसे एनर्जी ले लेंगे, तो ये कोल फील्ड्स के पास में इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और आएगा सी पोर्ट, सी पोर्ट, सी नदी के पास में, मान लो वो ओशियंस के पास में, यहाँ पे इन सभी के बीच में क्या है, ओशियंस है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी मटेरियल्स है वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर भेज सकते हैं, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट है वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर आ सकते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट इस कॉन्टिनेंट के अंदर आ सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया। इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया पढ़ने से पहले हम इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम, इसके पिछले चैप्टर में हमने फार्म सिस्टम पढ़ा था, फार्म सिस्टम के अंदर भी इनपुट, प्रोसेसेस, फिर हमें आउटपुट मिलता है, ऐसे ही इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट के अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेबर, पावर, ये सब होता है इनपुट के अंदर। प्रोसेस के अंदर वो जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और बाद में आउटपुट के अंदर हमें पैसे मिलते हैं। इसे मैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एग्जांपल से समझाती हूँ। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, पहले कॉटन के बीज को ग्रो करते हैं, फिर उससे क्रॉप बनती है,
क्रॉप पर कॉटन लगते हैं, फिर उस क्रॉप को हार्वेस्ट की जाती है, उस कॉटन बॉल से धागा बनाया जाता है, धागे से कपड़ा बुना जाता है, फिर कपड़ा जो बुना जाता है उस पर कलर चढ़ाया जाता है, फिर उससे कोई ड्रेस बनाई जाती है, उस ड्रेस को किसी को बेचते हैं, बाद में उन्हें पैसा मिलता है। तो ये पूरी क्या है, एक चेन है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया। हमने वर्ल्ड की तो बात कर ली थी, अब इंडिया के अंदर क्या है, मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई का और पुणे का जो क्लस्टर है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स है। बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, बेंगलोर के और तमिलनाडु रीजन्स के वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है। और हुगली रीजन, वहाँ पे बंगाल के साइड में हुगली रीजन है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, गुजरात के अंदर अहमदाबाद बड़ौदा रीजन वहाँ पे भी है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, वहाँ पे ओडिशा, वहाँ पे भी उस साइड में भी है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है। और गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, दिल्ली के अंदर भी गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन है। और कोल्लम त्रिवंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन, और केरल के अंदर त्रिवंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया, वर्ल्ड, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री को खड़ी करने के लिए, और इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करी थी। If you have any doubt, any problem, then please ask me in the comments. Thank you so much.